ओके बेटा, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसी में इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस बेसिकली प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, इससे पहले हमने किया था मैकेनिकल ऑसिलेटर, जिसमें मैकेनिकली ऑसिलेशंस जो थी वो प्रोड्यूस हो रही थी। मैकेनिकली मतलब जब हम उसको, जैसे स्प्रिंग था, स्प्रिंग को हम खींचते थे और वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता था एंड देन रीस्टोरिंग फोर्स उस पर आती थी और वो बैक जाता था एक्सट्रीम से मेन पोजीशन पे, राइट। ये सारा हमने उसमें पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में बेसिकली कौन ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है। तो इसमें दो हैं मास और स्प्रिंग की जगह पे, दैट इज़ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेंगे। ये बिल्कुल उसी की तरह होगा, मास और स्प्रिंग ऑसिलेटर की तरह। अब मान लो कि कैपेसिटर के ऊपर हमने चार्ज को जो प्लेस किया है वो क्या है, Q0। ठीक है, दिस इज़ योर इंडक्टर, दिस इज़ योर कैपेसिटर हैविंग चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज़ Q0। ठीक है, तो मान लो कि जब हमने कैपेसिटर और इंडक्टर को इकट्ठे लगाया और सर्किट हो गया कंप्लीट। ठीक है, दिस इज़ योर कंप्लीट सर्किट। तो होगा क्या, जो कैपेसिटर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो पहले चार्ज होता है और वो देन डिस्चार्ज होता है, पर इस केस में वो डिस्चार्ज होगा थ्रू इंडक्टर। ठीक है, जिसकी वजह से जो करंट है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, अब इस फिगर में देखो, सबसे पहले ये नज़र आ रहा होगा सर्किट, जो सबसे पहले वाला लेफ़्ट हैंड साइड पे। इसमें क्या है कि कैपेसिटर और इंडक्टर को लगाया और सर्किट कंप्लीट हो गया हैविंग चार्ज Q0। ठीक है, तो होगा क्या, कैपेसिटर क्या करेगा, अब खुद को डिस्चार्ज करेगा थ्रू इंडक्टर, जिसकी वजह से होगा क्या, सारी की सारा जो ये चार्ज है वो कहाँ पे चला जाएगा, इंडक्टर के पास। देखो यहाँ पे सेकंड फिगर में इंडक्टर के पास सारा चार्ज चला गया और क्या होगा, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस होगी जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बिल्डअप होगी, इंडक्टर के पास, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी, वो क्या करेंगी, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, अपना सारी की सारी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कैपेसिटर को ट्रांसफ़र कर देगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट फिगर में और सेकंड फिगर में फ़र्क क्या है, उसकी प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव है, और इसमें यहाँ पे नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है। ये डिफरेंस है दोनों में। देखो अब इस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये लास्ट स्टेप है, कैपेसिटर फिर से क्या करेगा, खुद को डिस्चार्ज करेगा लेकिन थ्रू इंडक्टर करेगा, जिसकी वजह से ये वाली फिगर आई। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कैपेसिटर और इंडक्टर का जो सर्किट है कंप्लीट रहेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी। जो ये एक पूरी प्रोसेस चली 1 2 3 4, ये टोटल जो फिगर चली, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करती है। इज़ इट क्लियर बेटा, यहाँ तक ये पूरी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है। ओके, नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल ऑसिलेटर एंड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। जिन्होंने मैकेनिकल ऑसिलेटर वाला लेक्चर नहीं लगाया वो सुन लें। देयर इज़ अ रिजिड बॉडी हैविंग मास एंड हैविंग स्प्रिंग। ठीक है, उसमें क्या था, हमने इसको फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, तो ये मास कहाँ पे पहुँच गया, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन E2 पे, और ये है इसकी मेन पोजीशन O। और जब हमने इसको छोड़ा, मतलब E2 पोजीशन से उसको छोड़ा, तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी रीस्टोरिंग फोर्स गेन करेगा। ठीक है, और वो कहाँ पे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा और एक्सट्रीम पोजीशन E1 पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इसमें और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में फ़र्क क्या है कि इसमें हम स्टडी करते हैं मास और स्प्रिंग के बारे में, राइट।
इसीलिए उसको बोला जाता है मैकेनिकल ऑसिलेटर। और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में हम किसकी स्टडी करते हैं, इंडक्टर एंड कैपेसिटर की। तो सबसे मेन डिफरेंस तो इसमें यही है, ठीक है। ओके बेटा, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। अगर आपको मैकेनिकल ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी डाउट होगा तो मेरे को पूछ लेना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। सो इन दिस फिगर वी हैव कैपेसिटर एंड इंडक्टर। कैपेसिटर हैविंग चार्ज Q by C and inductor having xi L is equal to minus L di by dt. L is for inductor and di by dt is the change of current with respect to time. Okay, ये फॉर्मूला बेसिकली कहाँ से आया, फैराडे लॉ से। द इंड्यूस्ड EMF इन द इंडक्टर अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। जब भी इंडक्टर में EMF इंड्यूस होता है तब हमेशा हम कौन सा लॉ लगाते हैं, फैराडे लॉ, जिसकी वैल्यू होती है xi L इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। और हमें ये भी पता है कि करंट की वैल्यू क्या होती है, Q बाय टी। पर यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली चार्ज चेंज हो रहा है। पहले कैपेसिटर चार्ज था, फिर वो जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है देन वो इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होता है। मतलब इसका क्या है कि थोड़ा थोड़ा चार्ज जो है वो चेंज होता है, इसीलिए यहाँ पे I की वैल्यू क्या आई, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी जो वैल्यू है हमने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, जहाँ पे आई लिखा है, देखो ध्यान से। xi L इज इक्वल टू माइनस एल डी बाई डी टी। आई की वैल्यू क्या है, डी क्यू बाई डी टी, राइट। तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, माइनस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ तक देखो कोई डाउट है। अब देखो जो xi L था बेसिकली वो पोटेंशियल था इंडक्टर का। अब कोई ना कोई पोटेंशियल कैपेसिटर का भी तो होगा। हमने xi L निकाल लिया, अब निकालना है xi C। पर हमें पता है कि xi C पे कितना चार्ज है, Q बाय C। तो सिर्फ इसकी नॉर्मल सी ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब 12th क्लास में आपने पढ़ा था किरचॉफ्स सेकंड्स लॉ। उसकी वैल्यू क्या होती है कि जो इंडक्टर में पोटेंशियल है और जो कैपेसिटेंस में पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल। अब जब इनकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो इनकी वैल्यूज़ लिख दो। xi L की वैल्यू क्या निकाली थी, माइनस एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, और xi C की वैल्यू क्या है, Q अपॉन C, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अब L डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस Q बाई C इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये L जो है यहाँ पे ले आओ 1 बाई L, ठीक है, इसको काट दो और हमारे पास ये क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। अब हमें ये भी पता है कि मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में हम x की वैल्यू क्या लेते थे, ये लेते थे ना, x इज इक्वल टू ए कॉज ओमेगा नॉट टी। पर यहाँ पे चार्जेस की बात हो रही है तो हम लिखेंगे q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉज ओमेगा नॉट टी। यहाँ तक ये बात क्लियर है बेटा, यहाँ तक पूछ लो अगर कोई डाउट है। बेसिकली q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉज ओमेगा नॉट टी है क्या, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन है, ठीक है। और अब एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर हमने निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी आ रही है, देन हम चेक करेंगे कि इंडक्टर पे कितनी एनर्जी आ रही है, देन हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कैपेसिटर के केस में हमें पता है कि कैपेसिटर के ऊपर कितना पोटेंशियल है, दैट इज़ Q बाय C, ठीक है। तो उसकी एनर्जी की वैल्यू आ गई DUC, दैट इज स्मॉल चेंज इन एनर्जी इन केस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू Q बाय C इंटू DQ। तो टोटल एनर्जी कैपेसिटर के केस में निकालने के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट किया तो जो 1 बाय C है वो आ जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन में क्या आएगा, Q DQ। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ Q, दैट इज Q स्क्वायर अपॉन 2। तो ये जो एनर्जी है वो किस केस में आ गई, कैपेसिटर के केस में,
अब हमने बेसिकली एनर्जी निकालनी है इंडक्टर के केस में, ठीक है। इंडक्टर के केस में वी हैव पोटेंशियल VL एंड हैविंग करंट I विद सम टाइम, तो उसकी वैल्यू आ गई ZL I इंटू dt, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ZL की वैल्यू पुट की। ZL की वैल्यू क्या है, L di/dt, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। dt के साथ dt क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारे पास बचा L इंटू I इंटू di, ठीक है। अब हमने इसकी एनर्जी निकालनी है, तो हमने किया इसको इंटीग्रेट किया L इंटू I di, L इज़ कॉन्स्टेंट तो वो आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर बचा I di। तो व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ I, दैट इज़ I² 2। तो ये एनर्जी किस केस में आ गई, इंडक्टर के केस में। अब सिमिलरली जैसे हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर में किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद उनका टोटल किया था, अब इस केस में भी कैपेसिटर की एनर्जी और इंडक्टर की एनर्जी को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दैट इज़ दिस, U पैर में EM लिखा है ना, EM मीन्स इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, ठीक है। UL स्टैंड्स फॉर एनर्जी फॉर इंडक्टर एंड UC स्टैंड्स फॉर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी और हमने Q को क्या पुट करना है, Q0 cos ω0 t, ठीक है, ये पुट किया। लेकिन उससे पहले हमने चेक किया कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, दैट इज़ dQ/dt। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट किया तो कॉस की डेरिवेशन क्या होती है, माइनस साइन, तो माइनस आएगा, एक आएगा उसमें साइन ω0 t और एक इसका ओमेगा भी आएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू आ गई, वो है ये वाली वैल्यू, और उसका होल स्क्वायर हो रहा है तो वो भी कर दिया, और साथ में इसमें भी जाके Q की वैल्यू पुट कर दी, Q0 cos ω0 t। देन इसका स्क्वायर खोला हमने, इसका भी स्क्वायर खोल दिया। फिर हमें पता है कि ω0 की जो वैल्यू होती है, ω0 स्क्वायर की, वो होती है 1/LC। अब पूछोगे कि बेटा ये कहाँ से आई, देखो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी ना, d² Q/dt स्क्वायर प्लस 1/LC, ऊपर था Q इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो 1/LC का फैक्टर है, ये क्या होता है, ω0 स्क्वायर, तो वहाँ से आया ये ω0 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसने थोड़ा सा इसको अरेंज किया है। हमारे पास ω0 स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/LC। मैं ये वाला स्टेप बता रही हूँ कैसे आया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, L ω0 स्क्वायर को पुट किया 1/C। देखो इस इक्वेशन में जाके 1/C को क्या पुट कर दिया, ω0 स्क्वायर, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें, दोनों इक्वेशन में देखो क्या कॉमन है, हाफ भी कॉमन है, L भी कॉमन है, ω0 स्क्वायर एंड Q0 स्क्वायर भी कॉमन है, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, L पे, दैट इज़ इंडक्टर पे, Q0 दैट इज़ चार्ज ऑन कैपेसिटर, एंड ω0 यहाँ पे है एंगुलर स्पीड, ठीक है। और वो C पे भी डिपेंड करती है। C पे कैसे डिपेंड करती है ये बताओ, दैट इज़ क्योंकि ω0 की वैल्यू हमने पढ़ी है, दैट इज़ 1/LC होती है, ठीक है। तो ओमेगा ऑटोमेटिकली C पे डिपेंड कर रहा है, तो C पे भी ये वैल्यू डिपेंड कर रही है। यहाँ तक बेटा किसी भी स्टेप में डाउट है